बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे बनता है, रिलेशन का फंक्शन से क्या कनेक्शन होता है, और कब मैं एक किसी रिलेशन को फंक्शन बोलूंगा, क्या अप्रोचेस होंगे, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शन। इस फंक्शन पे हम लोग ध्यान देंगे। चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन उसका पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शन है क्या चीज। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन दे रखी है, रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। ठीक है, वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन को कहूंगा यूनिक इमेज। क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज, एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होगा। ठीक है, तब मैं उसको फंक्शन बोलूंगा। ठीक है, अब आपने बोला सर ये क्या, ये तो डेफिनेशन है, तो मैं समझता हूं उसको एक एग्जांपल लेते हैं, फिर अच्छे से डिटेल करेंगे। अब देखो यहां पर सबसे पहले कोई रिलेशन मानेंगे। ठीक है, एक रिलेशन से हम लोग फंक्शन की तरफ कैसे जाएंगे इसको समझते हैं। एक रिलेशन, ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक सेट है, एक सेट ए दे दिया whose एलिमेंट्स आर 1,2। दूसरा सेट मैंने बी दे दिया whose एलिमेंट्स आर 3,4। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए सेट का बी सेट से रिलेशन क्या कहलाएगा? ए सेट का बी सेट से रिलेशन अगर सही मायने में देखें तो इसका मतलब होता है ऑल सबसेट्स। अब देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन आर, अगर यहां से कोई पूछे कि रिलेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। भाई यहां से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन क्या है? पॉसिबल रिलेशन क्या हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा ये पॉसिबल रिलेशन जस्ट क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी लिखेंगे हम। अब ए क्रॉस बी क्या बीमारी हो गई? आपने बोला सर ए क्रॉस बी को तो हम जानते हैं, दो सेट का प्रोडक्ट है, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो मैंने ये फटाफट लिख लिया 1,3, 1,4, नेक्स्ट 2,3 और 2,4। क्लियर? ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ए क्रॉस बी। और इसके जो सबसेट है, इसके जो सबसेट है, भाई इसके जो सबसेट है, इसके जो सबसेट्स हैं वही मेरे क्या कहलाएंगे? ये जो सबसेट है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। इसका मतलब रिलेशन के लिए अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानना चाहें तो रिलेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा हो गया कि कर क्या रहे हैं। रिलेशन के कॉन्सेप्ट में मैं एक ही बात बोलूंगा, ये मेरा सेट ए हो गया जिसके एलिमेंट्स दे रखे 1,2, और ये मेरा एक सेट बी हो गया जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 3,4। अगर रिलेशन की बात करें तो ए का रिलेशन किससे है? बी से। तो क्या होगा? देखो 1 का किससे हो सकता है? 3 से। 1 का किससे हो सकता है? 4 से। रिलेशन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? रिलेशन की, ध्यान देना। 2 का किससे रिलेशन है? 3 से। 2 का किससे है? 4 से। तो आप जब चेक करेंगे तो 1 का 3 से भी रिलेशन है, 1 का 4 से रिलेशन है। अब रिलेशन तो आप 1 का 3 से भी हो सकता है, 1 का 4 से हो सकता है, लेकिन जब मैं रिलेशन को थोड़ा सा फंक्शन की तरफ लेके जाना चाहूंगा, जब मैं रिलेशन को किसकी तरफ लेके जाना चाहूंगा? फंक्शन की तरफ लेके जाना चाहूंगा, तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, जब रिलेशन से हम लोग फंक्शन की तरफ जाते हैं तो पॉइंट ये याद रखना है आपको, भाई फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन में ये होता है कहानी कि देखो हम है ना उन रिलेशंस को फंक्शन कहेंगे, हमारे वो रिलेशन फंक्शन कहलाएंगे, वो रिलेशन फंक्शन कहलाएंगे जिनमें सेट ए के एलिमेंट्स का एक यूनिक इमेज होगा, जो कि अपन कहेंगे सेट बी के एलिमेंट से एक यूनिक इमेज होगा। यस सुनो, तो मैं यहां बात कर रहा हूं एक रिलेशन फंक्शन बनता है कब? व्हेन, कब बनता है? जब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। अब डोमेन को मैं जस्टिफाई करूं, भाई रिलेशन दे रखा है कहां से कहां? ए से बी दे रखा है, तो फंक्शन भी किससे कहां पे बनेगा? ए से बी में ही बनेगा फंक्शन। फंक्शन ए से बी बनेगा कब? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी,
क्लियर है? एवरी का मतलब हर एक का होना चाहिए, मतलब एवरी एलिमेंट का मतलब हो गया एवरी, प्रत्येक, कोई बचना नहीं चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इस जगह से बात करूं एवरी, एवरी का मतलब सेट ए में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, मतलब सबका कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। और यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब हो गया वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन, ठीक है, केवल एक ही होना चाहिए, वन एंड ओनली वन, एग्जैक्टली वन, वन एंड ओनली वन, इसका मतलब क्या होगा? एग्जैक्टली वन, ठीक एक रिलेशन होना चाहिए, या ठीक एक क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। तब मैं एक रिलेशन को क्या कह दूंगा? फंक्शन कह दूंगा, ठीक है। एक रिलेशन को क्या कह दूंगा? फंक्शन कह दूंगा, ठीक है। अब आपने बोला सर आपने कहानी रिलेशन से शुरू करी है और आप लेके आना चाह रहे हैं इसको किसकी तरफ? फंक्शन की तरफ लेके आना चाह रहे हो, तो आप मुझे बताओ मैं रिलेशन को फंक्शन कब समझूं? मैं रिलेशन को फंक्शन तब समझूंगा जब मेरे सेट ए के एवरी एलिमेंट का सेट बी के एवरी एलिमेंट से कोई ना कोई एक यूनिक इमेज हो, ठीक है, और सिर्फ एक ही इमेज हो, एग्जैक्टली वन हो, तब मैं फंक्शन बोलूंगा, ठीक है। मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, जब इतना हमने पढ़ लिया तो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एक्सप्लेन करने की बात आई कि देखो आपको पता तो है हमारा पहला एग्जांपल क्या चल रहा था? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है। सेट ए से बी में एक रिलेशन चल रहा था और ए के सेट एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको 1,2 और बी के आपको दे रखे हैं 3,4। अब समझना है इस कहानी को, ठीक है। तो ए क्रॉस बी भी आपके पास आ ही गया था। अब ए क्रॉस बी आ गया था तो आपको पता है 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास आ चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास आ गए। अब आपसे कोई पूछता है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन तो आपके पास क्या आया था? 2 की पावर क्या आ गया था? पॉसिबल रिलेशन क्या आ गया था? 2 की पावर क्या आ गया था? बताओ यहां से मुझे बताओ कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो 16 रिलेशन है। तो क्या मैं आपसे चेक करना चाह रहा हूं, बताओ अगर मैंने एक रिलेशन R1 लिखा आपके सामने, सिर्फ और सिर्फ ये 1,3, चेक करके बताना क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? क्या चेक करेंगे इसको, ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। चेक करना है इसको, क्या करना है? इसको फंक्शन चेक करना है कि भाई फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या पहचान करूंगा? सबसे पहले क्या बनाऊंगा? ए सेट बनाऊंगा। ए सेट मैंने बना के देखा, हुज एलिमेंट्स आर 1,2। फिर मैंने एक बी सेट बनाया, हुज एलिमेंट्स आर 3,4। अब बात आई कि भाई इसको चेक करो, 1 का किससे दे रखा है? 3 से कनेक्शन दे रखा है। अब यहां पर क्या बोले? फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। एवरी, एवरी का मतलब 1 का तो हो गया, लेकिन 2 क्या हो गया? इस जगह बचा रह गया, 2 बचा रह गया, बचा रह गया, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बचा रह गया है भैया, बचा रह गया है, इसका मतलब कोई इमेज नहीं है। 2 हैज नो इमेज, ठीक है। अगर मैं बात करूं एलिमेंट 2 इन सेट ए हैज नो इमेज, हैज नो इमेज, अगर इसका कोई इमेज नहीं है इट मीन इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट, इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। क्लियर है? ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? अब आपको पता चला भाई ये फंक्शन नहीं है। तो अब ऐसे ही ना और भी मुझे कई एग्जांपल्स देखने हैं जिससे मैं सबसे पहले पहचानूं ये फंक्शन होता क्या है, ठीक है, कि रिलेशन का फंक्शन से क्या कनेक्शन है, ठीक है, या एक फंक्शन रिलेशन से कैसे रिलाई करता है। तो यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे जितने हमारे रिलेशन होते हैं उससे कम हमारे पास क्या आते हैं? फंक्शंस आते हैं, उससे कम क्या आते हैं? हमारे पास फंक्शन आते हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों चेक करते हैं रिलेशन 1 फंक्शन है या नहीं है, रिलेशन 2 फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। हम लोगों ने फंक्शन को पढ़ा, डिटेल पढ़ा, एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। तो फटाफट एक काम करते हैं, एक सेट ए बना लिया मैंने, whose एलिमेंट्स आर 1,2 और एक सेट बी बना लिया whose एलिमेंट्स आर 3,4। अब यहां पर रिलेशन किसका किससे दे रखा है? 1 का किससे रिलेशन है? 3 से। 1 का रिलेशन किससे है? 4 से। और एज वेल एज यहां पर 2 का रिलेशन किससे दे रखा है? 3 से दे रखा है। जब आप चेक करेंगे तो रिलेशन ये है कि नहीं है, इसको चेक करने का तरीका क्या था? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज
वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का फंडा सिंपल है, मतलब सेट ए का मतलब डोमेन का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए और उसके एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ वन को चेक करो, वन के कितने इमेजेस हैं, तो आपने चेक किया एलिमेंट वन हैज टू इमेज, एलिमेंट वन हैज टू इमेज, मोर देन वन इमेज, ऐसा कह सकते हैं एलिमेंट टू हैज more than one image, more than one image, then we can say that it is not a function, it is not a function, it is not function। तो ये फंक्शन नहीं है, it is not function, it is not function, क्लियर है, ये फंक्शन नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई सबको। चलिए अब बात करते हैं, इसको चेक करते हैं फंक्शन है कि नहीं R2, ठीक है। तो फटाफट एक काम करते हैं, बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, मैपिंग कर लेते हैं। तो जैसे ही मैपिंग करेंगे तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1,2, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 3,4। जब आप चेक करते हैं 1 का रिलेशन 3 से और 2 का रिलेशन किससे रखा है 4 से, तो आप यहां से मैपिंग करेंगे तो आपको पता चला कि देखो सेट ए का कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा, सेट ए का कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है, ठीक है, और उसका एक यूनिक इमेज है, यूनिक इमेज है, इट मीन वी कैन से दैट इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, इट इज फंक्शन, क्लियर है। यहां तक आप सबको ये इंफॉर्मेशन पता चल जानी चाहिए, इट इज अ फंक्शन, क्लियर। तो इस एग्जांपल से मुझे फंक्शन की मेन इंफॉर्मेशन पता चल गई है, क्लियर है, कि कब फंक्शन होगा कब फंक्शन नहीं होगा। एक बार फिर वापस मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, वापस सुन लीजिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है बच्चों, यहां से समझेंगे, अ रिलेशन can be a function, can be a function if each and every element of set A, set A को मैंने नाम दे दिया डोमेन, डोमेन has one and only one यूनिक कह सकते हैं, one and only one को, one and only one image in set B, और set B को मैंने क्या नाम दे दिया है कोडोमेन, क्लियर है। तो यहां से आप समझ गए कि एक रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन कह सकते हैं, अगर उसके डोमेन के एवरी एलिमेंट का कोडोमेन में एक यूनिक इमेज हो तो मैं उसको क्या कहूंगा, फंक्शन कहूंगा, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड एज अ फंक्शन, तो मैं इसको आगे कह दूंगा फंक्शन, कहां से कहां, फंक्शन कहां से कहां, ए से बी। अब समझना, अब ये ए वाला सेक्शन मेरा डोमेन वाला सेक्शन हो गया, और डोमेन को मैं इनपुट भी कहूंगा, डोमेन को मैं क्या कहूंगा बच्चों, इनपुट भी कहूंगा, जहां से मैं वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। ये मेरा क्या आया कोडोमेन, पूरा पूरा मेरे पास क्या आ चुका है, आउटपुट सेक्शन, पूरा पूरा आउटपुट का सेक्शन आ चुका है, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, तो कोडोमेन वाला सेक्शन हो गया। और इसके जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, इसके जो पर्टिकुलर इमेजेस वाले एलिमेंट्स हैं, और मैं कहूं इसका इमेजेस वाले एलिमेंट्स, इमेज वाले एलिमेंट्स, ठीक है, जिनका इमेज है, इमेज वाले एलिमेंट्स, ठीक है, वो सभी मेरे क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे, क्लियर है। या फिर मैं ऐसा कहूं उन एलिमेंट्स जिनका प्री इमेज है, इनका कोई प्री इमेज है, वो मेरे क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। साथ के साथ मैं कह सकता हूं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। चलिए अब मैं एक और कंक्लूजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है, क्या है, नोट डाल करके लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, every relation is not a function, प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। कि अगर आपके पास कुछ रिलेशन दे रखे हैं तो क्या रिलेशन आपके फंक्शन होंगे, ऐसा नहीं है, हर एक रिलेशन फंक्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका वाइजा वर्जा ट्रू है। वाइजा वर्जा क्या हो जाएगा, बट every function is a relation, every function is a relation, प्रत्येक फलन जो फंक्शन है इज अ रिलेशन, ये एक रिलेशन होता है, क्लियर है, ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। अब हम है ना
कंप्लीटली फंक्शन के अंदर एंटर हो चुके हैं, ठीक है। यहां से हमने फंक्शन चैप्टर को क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है प्रॉपरली, ठीक है। तो वहां तक हम लोग चल रहे थे, रिलेशन के अंदर चल रहे थे भाई, रिलेशन का फंक्शन से क्या कनेक्शन है, और मैंने अब फंक्शंस को बहुत डिटेल समझ लिया, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं बच्चों। एक फंक्शन मैंने ड्रॉ किया है, कहां, तो ये मेरा कौन सा सेक्शन हो गया, डोमेन। तो फटाफट आप मैपिंग करेंगे तो डोमेन के एलिमेंट्स लिख लेंगे इस जगह। डोमेन मतलब ए वाला सेक्शन आपने लिख लेना है, ठीक है। फिर इधर कौन सा लिख लेंगे, बी, जिसको अपन कहेंगे कोडोमेन, बी कोडोमेन, ठीक है। अब यहां से अब समझना, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं मेरे, ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इमेजेस होंगी, ठीक है। तो यहां से मैंने मैपिंग कर दिया, इसको इससे मैपिंग कर दिया, इसको इससे मैपिंग कर दिया, इसको इससे मैपिंग कर दिया, इसको इससे। तो ये जो टर्म्स हैं इनको मैं कहूंगा, ये जो टर्म्स अपने पास बच रहे हैं, ये वाले जो टर्म्स हैं इनको मैं कहूंगा बच्चों, ऑब्जर्व करें तो ये बोलूंगा इमेज, ये क्या बोलूंगा, इमेज, ठीक है। और ये जो टर्म्स हैं आपके पास दिख रहे हैं, ये मेरे प्री इमेज, ये क्या हम कहलाएंगे, मेरे प्री इमेज वाले टर्म्स कहलाएंगे, क्लियर है। तो प्री इमेज एलिमेंट हो गए, क्लियर। साथ के साथ अगर मैं बात करूं यहां पर अगर कोई, और इस इमेजेस वाले सेक्शन को अपन क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, या फिर वो एलिमेंट जिनके प्री इमेज है, ठीक है, वो सभी एलिमेंट जिनके प्री इमेज हैं वो क्या कहलाएंगे, मेरे रेंज कहलाने लगते हैं, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स कोडोमेन के वो एलिमेंट जिनके प्री इमेज है, इसका मतलब वो सभी क्या कहलाते हैं, मेरे रेंज कहलाते हैं। और रेंज को मैं थोड़ा सा और जस्टिफाई करूं, रेंज क्या है, रेंज असल में अगर आप समझना चाहें रेंज के अंदर, तो देखो रेंज का मतलब है कि वो सभी एलिमेंट्स जिनका प्री इमेज है, ठीक है, मतलब द ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, या फिर एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन विच हैज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन which has pre-image in domain, these are called range, उनको अपन क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, क्लियर है। अब है ना, आपको फंक्शन की कहानी पता चल गई। अब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप मुझे बताना ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। अगेन वापस से वही एग्जांपल्स चलेंगे कुछ और, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिख दिया है, एक फंक्शन कहां से कहां, ए से बी, और कुछ मैं आपके सामने मैपिंग करूंगा, आप मुझे बताना उसके बारे में, ठीक है। ये ठीक है, तो यहां से समझना, फर्स्ट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, बताना ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। अभी तो ड्रॉ कर दिया एज ए फंक्शन, आप बताना सही है गलत है, ठीक है। ये बना दिया 1 2 3, ये 4 5 6, अगर है तो उसके मुझे डोमेन लिखने हैं, कोडोमेन लिखना है, रेंज लिखना है, ठीक है। समझना, मैपिंग कर रहा हूं मैं आपके सामने ऐसी रैंडम, ठीक है। 1 का 4 से हो गया, 2 का 4 से हो गया, 3 का 4 से हो गया, क्लियर। आप मुझे बताइए इस जगह से, ये जो फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, सबसे पहले तो चेक करिए इट इज फंक्शन और नॉट, ठीक है। फंक्शन का डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी, ठीक है। तो यूनिक इमेज है, 1 का एक इमेज आया 4, 2 का भी एक ही इमेज आया है 4, और 3 का भी एक ही इमेज आया है, क्या आया, 4 आया। मतलब इनके किसी के दो इमेज नहीं आए, सिंगल इमेज ही आया है। इसका मतलब ये फंक्शन है, और इधर कुछ बच भी नहीं रहा है, मतलब ऑल आर ऑक्यूपाइड, सब ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन हो गया। अब फंक्शन हो गया तो मुझे इस फंक्शन का क्या लिखना है, यहां से मुझे पूछा गया है कि आप एक काम करिए, डोमेन लिख दीजिए। तो डोमेन तो बहुत ईजी होता है बच्चों, डोमेन क्या हो जाएगा, ये सेट ए वाला एलिमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया मेरे पास, ए, और ए के बारे में लिखूं तो 1 2 3, क्लियर है। और अगर मेरे से कोई व्यक्ति पूछे कि बताओ बी, बी क्या है, तो बी कोडोमेन है, एक्चुअली ये कोडोमेन है। बी किसको शो करेगा, कोडोमेन को शो करेगा। तो कोडोमेन तो पूरा आ चुका है, क्या हो गया मेरे पास 4 5 6, क्लियर है, 4 5 6। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि रेंज बताओ, तो रेंज कौन सा होगा, रेंज वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स होंगे जिनका कोई प्री इमेज दे रखा है। तो बताओ कोडोमेन के वो एलिमेंट जिनका प्री इमेज है, बताओ 4 का प्री इमेज है, ठीक है बिल्कुल है, 4 का प्री इमेज है, ठीक है। 5 का प्री इमेज है क्या, नहीं है। 6 का प्री इमेज है क्या, नहीं है। इसका मतलब रेंज का एलिमेंट्स क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ 4 आया, तो रेंज मेरे पास आ गया। और फिर हम कहते भी हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सबको, एवरीवन क्लियर है। पहला एग्जांपल क्लियर होना चाहिए सबको, एवरीवन। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। और दूसरा एग्जांपल क्या रहा है, दूसरा एग्जांपल जो कह रहा है उसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर है।
हाँ, अब है ना इसी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या चेक करते हैं उसके अंदर, ठीक है, समझते हैं। अब मैंने एक दूसरा और आपके सामने मैपिंग करके दिया है, उसका फंक्शन, उस फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज आपको बताना है, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया सेकंड केस, ये मैंने ए मैपिंग कर दिया, ठीक है, हुज एलिमेंट्स 1 2 3, एक बी मैपिंग कर दिया, हुज एलिमेंट्स आर 4 5 6, ठीक है। आप मुझे बताना ये फंक्शन है कि नहीं, और है तो फिर इसका रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले बताएं फंक्शन है कि नहीं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी, बिकॉज ऑफ 1 का एक यूनिक है, 2 का 5 है, 3 का 6 है, कोई बच नहीं रहा है, इसका मतलब फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो इसका मतलब डोमेन वाला सेक्शन कौन हो गया, जहां से हम इनपुट कर रहे हैं। तो इनपुट क्या है मेरा, बताओ इस जगह से 1 2 3 के एलिमेंट्स, उसी को हम डोमेन कहते हैं। तो 1 2 3 क्लियर है, डोमेन प्रांत भी कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरा कोडोमेन वाला सेक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है बी, दैट इज 4 5 6। एज वेल एज आगे जाए तो रेंज वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, रेंज वाला सेक्शन क्या हो गया मेरे पास, यहां से अब देखो 4 का कोई प्री इमेज है, बिल्कुल है, 5 का प्री इमेज है, बिल्कुल है, 6 का प्री इमेज है, बिल्कुल है, इसका मतलब 4 5 6 ये मेरा रेंज हो गया। नाउ वी कैन से दैट रेंज इज इक्वल टू सबसेट ऑफ कोडोमेन कहते हैं ना, तो सबसेट के अंदर है ना, देखो छोटा सेट भी होता है और इक्वल सेट भी होता है। तो इक्वल सेट वाला केस भी रेंज और कोडोमेन इक्वल भी होता है, क्योंकि इक्वल सेट्स आर आल्सो सबसेट्स, ठीक है। अपन ऐसा कह सकते हैं भाई सबसेट्स के अंदर क्या होता है, छोटा हो गया या इसके बराबर हो गया, उन सबको मिलाकर के हम सबसेट कहते हैं। तो यहां से आपको एक फंक्शन के बारे में पता चल गया, क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो यहां से फंक्शन का इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, यहां से अगर मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन कहां से कहां, ए से बी तक, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस, पॉसिबल फंक्शन, तो ये जो आता है बच्चों हमारे पास, ये आता है बी में कितने एलिमेंट्स हैं उसकी पावर ए में कितने एलिमेंट्स हैं। ये किसको शो करता है, आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस को शो करता है। किसको शो करता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस को शो करता है, जिसके बिहाफ पे आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, क्लियर। तो ये फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये फैक्ट पता होगा तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन निकालते थे, वैसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस हम क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो जो सेट बी है उसके एलिमेंट्स के ऊपर क्या रख देंगे, सेट ए के एलिमेंट्स को हम रख देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस आ जाएगा, क्लियर है। तो ये फैक्ट्स है, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस की तरफ, ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो बच्चों टाइप ऑफ फंक्शंस में हमारे पास अगर सही मायने में देखें फंक्शंस को, तो बांटने के कई तरीके, ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन, ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन, ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं इन योर क्लास 12th, ठीक है। लेकिन अभी 11th के अकॉर्डिंग हम लोग को फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, तो फंक्शंस को मैं बांटूंगा अकॉर्डिंग टू आइलेट। अभी आइलेट क्या चीज है, मैंने फंक्शंस को बांट दिए आइलेट के अकॉर्डिंग, आई लेट, ठीक है। अब आप बोले सर ये आइलेट क्या चीज है, अब आप बोले सर आइलेट का मतलब हो जाएगा बच्चों आई फॉर द इनवर्स फंक्शन, ठीक है। कौन से फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हैं, इनवर्स फंक्शन, ठीक है, क्लियर। एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर एल्जेब्रिक, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं आइलेट को पढ़ेंगे, और आइलेट में मैं एवरी फंक्शंस आपको बताने वाला हूं। आई फॉर इनवर्स, इनवर्स फंक्शन कैसे काम करता है, क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, कौन डोमेन कौन कोडोमेन होता है, क्या इंटरचेंज होता है, ठीक है। एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर एल्जेब्रिक। अब एल्जेब्रिक के अंदर भी है ना कैटेगरी देखें तो 3 कैटेगरी, पहला आएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल का मतलब हो गया जिसमें कई सारे फंक्शन, पॉलिनोमियल, ठीक है, चर घातांकीय कहते हैं इसमें, पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा आएगा पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, टुकड़े में जो फंक्शन रन करते हैं। अब पीस वाइज फंक्शन में कौन से आ गए हमारे पास,
भाई पीस वाइज फंक्शन को मैं और थोड़ा सा तोड़ूं तो भाई ये खुद टूट जाएगा आगे चल के किसके अंदर, ये टूटेगा किसमें, मॉडुलस। ये पीस वाइज फंक्शन होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट मॉडुलस फंक्शन हो गया, क्लियर। दूसरा हो जाएगा सिग्नम फंक्शन या साइनम फंक्शन कहते हैं इसको। तीसरा आ जाएगा मेरे पास इस जगह दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अगर एक बार इसको ढंग से पढ़ लें तो हमें हायर मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्लास 11th का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो मैंने दो कैटेगरी में, पॉलिनोमियल फंक्शन भी कई तरीके से होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर कांस्टेंट फंक्शन होता है, लीनियर होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक होता है, तो वो सब चीजें भी मैं इस जगह से बताऊंगा। रेशनल, इरेशनल क्या होते हैं, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन होता है P/Q के फॉर्मेट में। तो ये कुछ इस तरीके की कहानी है, ठीक है। इनवर्स में मैं दो तरीके के फंक्शन पढ़ूंगा, एक तो खुद इनवर्स और दूसरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथम सब लोग जानते हैं, लॉग फंक्शन आप सब लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छा। मॉडुलस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलजेब्रिक के अंदर आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टेन ये सब देखते हैं आप लोग। और एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻x या a⁻x, समझ पा रहे हैं, ठीक है। उस पर हम लोग काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक से शुरुआत करूंगा, बिकॉज ऑफ अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक समझ में आ गया तो मैं इनवर्स की तरफ आऊंगा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो समझ ही लूंगा और नॉर्मल इनवर्स को भी समझ लूंगा। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आप लोग बोलेंगे सर हम लोगों ने तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा ही नहीं। तो देखो फंक्शन पढ़ना है तो बच्चों यहां से अगर ये चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो क्लास 11th का आपका क्या हो जाएगा, पूरा निचोड़ हो जाएगा। क्लास 11th का निचोड़ कर देता है पूरा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको मैं कहूंगा त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय फलन में सबसे इजीएस्ट आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है। हम लोग अभी तक ना इसको ना एज ए फंक्शन नहीं पढ़ते थे क्लास 10 तक, सिर्फ क्या कहते थे साइन एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। क्लास 11th में आकर के पता चलता है कि साइन इज ऑल्सो अ फंक्शन, साइन एक फंक्शन भी होता है, ठीक है। ये हमें पता चला कब, 11th क्लास के अंदर। बाकी क्लास 10 तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन कॉस टेन ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसमें आप वैल्यू पुट करिए, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता है। अगर 30 डिग्री पुट करेंगे तो 1/2 वैल्यू आएगा, ठीक है। 45 डिग्री पुट करेंगे तो 1/√2 वैल्यू देता है, ठीक है। वहां पता चलता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, गलत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही है। लेकिन इसको है ना अगर स्टैंडर्ड, अगर हम लोग PCM बैकग्राउंड के हैं, कोर मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हमें ना असल में साइन कॉस को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना बोल करके फंक्शन बोलना हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहां बात कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं आपके सामने कुछ बोलता हूं कि y बराबर साइन एक्स, आप देखेंगे तो y बराबर साइन एक्स में तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है, भाई x की जगह पे क्या रख सकते हैं, तो इनपुट तो मेरा क्या हो गया, y हो गया, नहीं इनपुट मेरा x हो गया, समझ रहा है, इनपुट क्या हो गया मेरा x हो गया। तो मैं फंक्शन बोलूंगा f(x) बराबर क्या दे रखा है, साइन x, और जिसको नाम क्या दे दिया मैंने, y नाम दे दिया, क्लियर है। तो x मेरा इनपुट हो गया, और जो मेरा इनपुट होता है वही मेरा क्या होता है, डोमेन सेक्शन होता है, यही मेरा क्या है, डोमेन। और जो आएगा मेरा क्या होगा, आउटपुट। तो f(x) बोलो या y बोलो, ये मेरा क्या है, आउटपुट। और आउटपुट के पर्टिकुलर जो टर्म्स हैं वो रेंज कहलाएंगे, और ऑल आउटपुट इज कॉल्ड द कोडोमेन। ऑल आउटपुट को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, क्लियर है। तो यहां से मैं अब आपके सामने क्या करने वाला हूं, इस साइन कॉस टेन सबको अच्छे से समझना चाह रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि देखो अगर इनको इंडिविजुअली समझे, तो इंडिविजुअली समझने का मतलब तो हम क्या करें, ग्राफ बना करके देखें, चेक करें इन सब चीजों को, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। बाकी का सिंपली आप टेबल बनाइए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने आपके सामने कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे। पहले लिखा है मैंने साइन फंक्शन y बराबर साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। अब जब इसको आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, तो इनके इनपुट क्या है, इनपुट का मतलब डोमेन क्या है, पुट क्या करना है, एक्स की वैल्यू क्या है। तो बताओ साइन एक्स के अंदर आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो एक्स की जगह पर आप कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। भाई साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो भाई इस तरीके से रन करता है, पॉजिटिव साइड में भी चलता है, नेगेटिव साइड में भी चलता है, ठीक है। और ये आप देखने वाले हैं अभी आगे चल के यूनिट 3 के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये 0 रखो, अब इस जगह से अब मैं ना दोनों तरीके से वैल्यू पुट करूंगा, मैं रेडियन में भी कर सकता हूं और डिग्री में भी कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं रेडियन में पुट करता हूं तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक का कोई भी वैल्यू रखो, या इधर से माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक का कोई भी रेडियन डिग्री है। अब आपने बोला डिग्री में रखूं तो क्या रखूंगा, 0 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, समझ पा रहे हो सभी वैल्यूज के लिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री।
तो ये एक तरीके से क्या हो गया, और ये जो लिमिट है, जो आंसर आ रहे मेरे +1 और ये इधर -1, तो -1 से +1 की रेंज में मेरी कहीं ना कहीं मेरे आंसर्स आते हैं। तो ये मेरा x वाला सेक्शन हो जाता है और ये मेरा कौन सा सेक्शन हो जाता है, y वाला। तो x की जगह कुछ भी रखें, y हमारे पास फिक्स है, -1 से +1 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या बोला, sin x फंक्शन को अगर मुझे समझना है तो sin x फंक्शन के अंदर मैंने बोला भाई इनपुट आप कुछ भी रखो, ऑल रियल नंबर। अब आपने बोला रियल नंबर है सर, हम लोग को रियल नंबर को सेट के फॉर्मेट बताओ, तो रियल नंबर असल में क्या है, सेट के फॉर्मेट में देखें तो रियल नंबर को मैं क्या बोल सकता हूं, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब ये मेरा डोमेन वाला सेक्शन हो गया। अब मैंने बोला कोडोमेन वाला सेक्शन क्या आएगा, आउटपुट कहां से कहां आएगा, ठीक है। अब उसको मैं कोडोमेन कहूं तो भी चलेगा, रेंज बोलूं तो भी चलेगा, क्लियर है। तो दोनों ही सही है, ठीक है। पूरा इंटरवल अगर देखें तो मैं इस जगह से कोडोमेन ही कहना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आप रेंज कहें तो भी बात ये बराबर सी ही है, ठीक है, क्लियर। तो ये कहां से कहां आएगा, अगर आप इस जगह कोई भी पुट करते हैं तो -1 से +1 के बीच की कोई वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कोडोमेन या रेंज, ठीक है। तो -1 से +1, -1 आती है क्या, आती है, तो कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। +1 आता है क्या, आता है, इसके बीच का आता है, इसका मतलब मैंने इसको एक इंटरवल में रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से। तो यहां से मैंने क्या कर दिया है, साइन फंक्शन के बारे में आपको बता दिया है। दूसरा कॉस फंक्शन के बारे में अगर जानना चाहें तो सेम, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है। कोडोमेन क्या होगा, -1 से +1, सेम। tan फंक्शन को जब आप देखेंगे तो tan फंक्शन की खास बात क्या होती है, ग्राफ कैसे होता है इसका, ग्राफ आप जब इसका ऑब्जर्व करेंगे बच्चों तो आपको नजर आएगा कुछ इस तरीके से ग्राफ करता है। ये π/2 पे जाके 90 होता है, 0 पे 0 रहता है, π/2 पे 90 होता है, मतलब इनफाइनाइट होता है। π/2 पे क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट, फिर वापस अलग इंटरवल में इस तरीके से रन करता है, क्लियर है। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो बताओ, 10 के अंदर इनपुट आप कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जिस जगह पर फंक्शन इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन होता है, वो वैल्यू आपको नहीं रखनी है। इसका मतलब कहां कहां पे, π/2 पे होगा, 3π/2 पे होगा, आगे चल के होगा। इसका मतलब क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2, क्लियर है। तो ये मेरे पास 10 वाला केस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो कोडोमेन वाला सेक्शन क्या आएगा बताओ। अब कोडोमेन में यहां पर जब ऑब्जर्व करते हैं आप लोग, तो आंसर तो कहां से कहां देगा, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, मतलब ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर देगा, ठीक है। तो मेरा सेक्शन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। सेम कॉट की कहानी है, ठीक है। कॉट को अगर समझना है तो मैं ऐसे बोलूंगा, कॉट खुद क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है, तो जहां पे साइन 90 हो जाएगा। हाँ, चेक करते हैं, कॉट फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो भाई कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स बटे साइन एक्स। तो साइन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर साइन 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इस चीज को समझे बहुत गहराई से, ठीक है। कॉट खुद क्या होता है, देखो समझो इस चीज को, कॉट खुद क्या होता है, कॉस बटे साइन। अब सोचना, अगर कोई भी फंक्शन डिफाइन है तो मतलब इसका मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब 0 नहीं होना पड़ेगा। तो साइन को 0 नहीं करना है, तो साइन 0 कहां पे होता है, तो थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको पता है, 10th क्लास तक का पता है। तो साइन 0 होता कहां पर है, तो आपने ऑब्जर्व किया भाई साइन 0 कहां पर होगा, तो आपको पता चला साइन 0 0 पे होता है, 180 पे होता है जिसको अपन पाई कहते हैं, अगला 2π पे होगा, नेक्स्ट इसी हिसाब से सीक्वेंस रन करेगा। इट मीन ये 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या करना है, ऑल रियल नंबर वाले पोर्शन में से जहां पर 0 हो रहा है, तो मैंने उसको बोला n π। n π का मतलब 0 पे भी चल जाएगा, पाई पे भी चल जाएगा, 2π पे भी चल जाएगा, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा कर दो तब भी काम चल जाएगा, क्लियर, यस और नो। तो यहां से आउटपुट क्या आने वाला है, ऑल रियल नंबर आएगा आपके पास आउटपुट। अब sec x की कहानी क्या है, sec x क्या होता है, 1/cos x होता है। तो वापस वही बात आई भाई, cos क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो cos 0 नहीं होगा। तो cos 0 कहां पे होता है, आपको पता चला 90 डिग्री पे, यस और नो। cos 0 कहां पे होता है, 90 पे, क्योंकि है ना 0 डिग्री पे तो वो 1 होता है, 90 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब 90 और 90 के ऑड मल्टीपल्स, ठीक है। तो वहां पे जाकर के क्या होता है, cos क्या होता है, 0 होता है। इट मीन सेम 10 वाला ही खेल आ जाएगा। तो r - 2n + 1 π/2, क्लियर है। नेक्स्ट सेम cos x के बारे में बात करें तो cos x क्या हो जाएगा, 1/sin x। तो साइन क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो साइन इज नेवर इक्वल टू 0। तो 0 कहां पे होता है बताओ, 0 पता है, 0 पे होता है, 180 पे होता है। इसका मतलब सेम कहानी, r - n π, r - n π, इट इज योर डोमेन सेक्शन, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद
जब मैंने देखा भाई इनका ना आउटपुट कोडोमेन सेक्शन क्या आता है, तो भाई इसका आउटपुट है ना बड़ा स्मार्ट है। स्मार्ट क्या है देखो, आर माइनस। अब है ना, आपने नोटिस किया होगा कोसेक एक्स हो गया या सेक एक्स हो गया, इनका जो आउटपुट है वो -1 से +1 के बीच में लाई नहीं करता है। मतलब -1 तक रीच करता है, -1 आता है, लेकिन -1 और +1 के बीच वाले वैल्यूज इसके अंदर नहीं आते हैं। इसका मतलब आर में से मुझे माइनस करना पड़ेगा -1 को और +1 को। क्लियर है? वो बीच वाले सभी टर्म्स तो शामिल नहीं होते। हाँ, -1 तक जाता है, +1 तक जाता है, सेम कहानी यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बता दिया है किसके बारे में, सेक, कॉस, कॉट, टेन, इन सब के बारे में एज ए फंक्शंस मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। बच्चों थोड़ा सा डाइजेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी, रीजन है क्योंकि हो सकता है आप लोग 10th पढ़ के आए जस्ट, और आपको अभी इनके बारे में डिटेल नॉलेज ना हो, लेकिन आप एक बार इसको अब पढ़ेंगे और दूसरी बार पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर, जो कि यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, तो वहां पे काम आने वाला है। तो फंक्शन एज ए फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, एक्स हो गया और ये मेरा वाई वाला वैल्यू है। कोई पूछे कोडोमेन क्या होता है, ये वाई वाला सेक्शन हो गया, वाई वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाला सेक्शन हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पता चल गया है। और डिटेल हम लोग कर सकते थे कंटिन्यूटी के बारे में, भाई कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चेक कर सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग है ना बिल्कुल नए हैं, 11th क्लास के अकॉर्डिंग है, तो इतना ही करेंगे हम लोग। ठीक है, चाहते तो कंटिन्यूटी को भी चेक कर लेते हैं। अगर कोई ग्राफ अगर लगातार चल रहा है, पेन अगर उठाए बिना हम लोग क्या कर रहे हैं, उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इट मीन इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, जो कि क्लास 12 के अंदर यूनिट नंबर 5 में काम आएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी। ठीक है, एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक चैप्टर है आपका, वहां पे आप लोग काम आएगा डेरिवेटिव्स के अंदर, तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहां पर भी आपको वापस यहीं आकर के गिरना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंफॉर्मेशन हो गया। अब अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता चल गया है, तो मुझे पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ही पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ भाई इनवर्स फंक्शन क्या है। आई फॉर इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स क्या बीमारी है भाई, इसको समझ लेते हैं एक बार। आई फॉर इनवर्स, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स में फंक्शन तो कई सारे होते हैं। इनवर्स फंक्शन में प्रतिलोम फलन कहते हैं इसको, लेकिन जो पावरफुल फंक्शन आता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। ठीक है, तो भाई इनवर्स फंक्शन है क्या बीमारी। ठीक है, तो मैं यहां से बताने वाला हूं बच्चों, y बराबर अगर आपके सामने दे रखा है एफ ऑफ एक्स, तो इसको मैं बोलूंगा भाई x क्या चीज है, इनपुट मतलब डोमेन, और y क्या चीज है बताओ, आउटपुट, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। क्लियर? अब अगर मैंने क्या किया, इसका इनवर्स बनाना चाहा, अब मैं इसका क्या करने वाला हूं, इनवर्स करने वाला हूं। तो इनवर्स की शर्त होती है जो अभी आपको कम समझ में आएगी, फंक्शन का क्या होना पड़ेगा, वाइजेक्टिव होना पड़ेगा। अब आप लोग कह रहे हैं सर ये वाइजेक्टिव क्या बीमारी है, क्लास 12th के अंदर बच्चों मैंने कराया है वाइजेक्टिव फंक्शन होने का मतलब 1 1 on 2 होना। ठीक है, आप 12th क्लास की एक्सरसाइज के अंदर इसको देख सकते हैं, 2 पॉइंट एक्सरसाइज 1 पॉइंट के अंदर आ जाएगा आपका, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी फिलहाल एक काम करें, बस ये समझ लें वाइजेक्टिव कुछ होता है। ठीक है, वाइजेक्टिव क्या होता है वो आप डिटेल करेंगे आप आगे चल के। ठीक है, तो अगर फंक्शन वाइजेक्टिव है, अगर फंक्शन कैसा है, वाइजेक्टिव है, तो उसका इनवर्स पॉसिबल है। इनवर्स में कहानी बड़ी सिंपल है, होता क्या है, जो इनपुट होता है वो आउटपुट बन जाता है, जो आउटपुट होता है वो इनपुट बन जाता है। इसका मतलब मैं अगर इसको इनवर्स करूंगा तो बताओ, ये एक तरीके से अगर मैं बात करूं इस जगह से, एफ उठ करके उधर आ जाएगा, तो क्या कहानी हो जाएगी बताओ, एफ इनवर्स वाई इजकल टू एक्स। क्लियर है? तो यहां पर आप जब ऑब्जर्व करेंगे, इसको उल्टा हो गया एक तरीके से। उल्टा क्या हो गया, अब मैं y क्या करने वाला हूं, इनपुट करने वाला हूं, और आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, x आएगा। और इतना देखने पर ही आपको पता चल गया भाई कौन कौन चेंज हो गए, डोमेन और कोडोमेन चेंज हो चुके हैं। यहां पर y क्या था, कोडोमेन था, और यहां पर y क्या हो चुका है, मेरा डोमेन सेक्शन हो गया है। और जो मेरा x था डोमेन वाला सेक्शन, वो क्या हो गया, मेरा कोडोमेन हो गया है। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना है। क्लियर है? अब मैंने बोलूंगा कि भाई सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, उन्हीं का इनवर्स निकालना सीखते हैं। तो मैंने बात करी भाई y बराबर, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, साइन x, y बराबर क्या है, साइन x, तो इसका इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, इनवर्स करेंगे तो साइन इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, x। क्लियर है? तो इस जगह से अगर आपने मोटा मोटा सीखा, तो जो डोमेन था वो कोडोमेन हो गया, और जो कोडोमेन है वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा।
लेकिन उससे पहले फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। तो बाइजेक्टिव बनाने के कंडीशंस के अकॉर्डिंग में कुछ चीजें बदल जाती हैं, और वो क्या है मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ भाई। साइन इनवर्स y का अगर आपसे कोई पूछे डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या होगा, तो इसका जो डोमेन है वो बदल गया। अब बदला कैसे, ठीक है, कैसे, ये है ना जो साइन फंक्शन का कोडोमेन होगा वो इसका डोमेन हो जाएगा, और साथ की साथ है ना इसका अगर कोई मेरे से पूछे कोडोमेन बोले, जिसको कहते हैं हम समटाइम्स प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहां से देखो, इस जगह x की जगह क्या पुट कर रहे थे, रियल नंबर पुट कर रहे थे, रियल नंबर ही तो पुट कर रहे थे। जब मैं रियल नंबर पुट करूंगा तो मेरा आंसर कहां से कहां आएगा बताओ, मेरा कोडोमेन इस बार क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो। और मैंने बोला डोमेन क्या हो जाएगा मेरा। अब आप बोले सर डोमेन होना तो क्या चाहिए, इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या आ रहा था, -1 से +1 आ रहा था। लेकिन जब इस बात को जब मैं गहराई से सोचता हूं, ठीक है, तो ये आंसर आना चाहिए था, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए था, क्योंकि उल्टा हो गया। आप चार्ट देख लीजिए एक बार, जब आपने पिछला चार्ट देखेंगे तो आपको पता चला साइन डोमेन क्या था, रियल नंबर था, कोडोमेन क्या था, -1 से +1। तो मैंने इसको उल्टा कर दिया भाई, कोडोमेन को रियल नंबर कर दिया और इसको मैंने -1 से 1 कर दिया। लेकिन एक कंडीशन होती है जिसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे, जब फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाया गया है तो इसका कोडोमेन क्या हो गया, चेंज हो गया, या फिर उसका डोमेन चेंज हो गया। तो मैं कहूंगा ये कहां से कहां है, -π/2 से +π/2। इस कहानी को मैंने डिटेल बताया है क्लास 12th के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। आप चाहे तो वहां से वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है, और आपको मजा आ जाएगा उस वीडियो को देखने में। तो वहां से ये सब चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे मैंने क्या करूंगा, और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, कॉस इनवर्स y हो गया, इसका भी वैल्यूज रख दूंगा। तो ये मैंने कुछ डोमेन और कोडोमेन आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 0 से π हो जाएगा। क्लियर है, सेम कहानी यहाँ से किसके बारे में आएगी, tan के बारे में आ जाएगी। तो tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -π/2 से +π/2। और ये सब ट्रिक्स वगैरह बताएं कि कैसे लर्न कर सकते हैं इन सब चीजों को, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। क्लियर है, तो यहां से जो आउटपुट आता है मेरे पास, दैट इज r-2n+1π/2, ठीक है। तो ये कहानी मैंने बताई है इस जगह से या फिर अपन r कर सकते हैं इस जगह, कहीं की दिक्कत है नहीं। रुक जाइए, r आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, cot इनवर्स y दैट इज ऑल्सो r, कहां से कहां, 0 से π। नेक्स्ट वन इज sec इनवर्स y दैट इज r माइनस -1 से +1। क्लियर है, और दैट इज इक्वल टू सेक करें ना हम लोग, ठीक है। तो 0 से π माइनस पर्टिकुलर एलिमेंट्स π/2। क्लियर है, और नेक्स्ट वन इज कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स y दैट इज r माइनस ऑल्सो -1 से +1 ओपन इंटरवल, और -π/2 से +π/2, और बीच में टर्म रह गया था 0, और 0 को मैंने लेस कर दिया। क्लियर है, तो ये कुछ इस तरीके से मैंने इनवर्स फंक्शंस के बारे में आपको बता दिया है बच्चों। हालांकि देखो ना, आप सोचेंगे कि ना सर अभी हम थोड़ा डाइजेशन पावर अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन आप बता रहे हैं। लेकिन एक ट्रिक होता है, ट्रिक बड़ा सिंपल सा है। देखो ये वाला सेक्शन तो बड़ा इजी हो गया, डोमेन वाला सेक्शन, तो डोमेन वाला नॉर्मल फंक्शन का कोडोमेन है, नॉर्मल फंक्शन का कोडोमेन, नॉर्मल फंक्शन का कोडोमेन क्या था, -1 से 1, -1 से 1, आर आर आर, ये सा, ये एज इट इज उठा करके मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। कोडोमेन वाला सेक्शन है, इसको अपन स्टैंडर्ड नाम दे दो, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। और ये बात आपको समझ में आएगी जब आप क्लास 12th का सेकेंड यूनिट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे प्रिंसिपल वैल्यू क्यों कहते हैं, ये कहानी भी मैंने बताई उस जगह, ठीक है। क्लियर, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए, ये मेरा इनवर्स फंक्शन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आई लेट के अंदर, मैंने आई को कर लिया, टी को कर लिया, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो बात करते हैं लॉग फंक्शन के बारे में। थर्ड, एल फॉर द लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, लॉग फंक्शन कहते हैं इसको। यस, हाँ, लॉग फंक्शन, ठीक है बच्चों। मैंने आपके सामने लिखा है y बराबर log x और बेस, ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं बेस, आधार,
ये मेरा x डोमेन वाला सेक्शन होगा, इनपुट कह सकते हैं इसको, और ये मेरा कौन सा सेक्शन होगा, आउटपुट कोडोमेन। अगर एक बार आप ग्राफ बना लें तो आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये मेरा x एक्सिस वाला पोर्शन हो गया, मेरा y एक्सिस वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बना पाते हैं। एक्चुअली ये क्लोज जाएगा किसके, तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अभी क्लोज जा रहा है, इनफाइनाइट पे जाकर के क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा कि जीरो के नजदीक पहुंच जाएगा इनफाइनाइट पे जाकर के। क्लियर है। अब है ना, यहां से मैंने इस लॉग फंक्शन को बनाया। देखो लॉग फंक्शन ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा और इसको कवी कर देते हैं नेचर में। ठीक है, तो ये मैंने कुछ लॉग फंक्शन बनाया, लेकिन लॉग फंक्शन की भी कंडीशन है, लॉग हमेशा ऐसे नहीं बनता, लेकिन इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कब बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई, ये क्या हो गया मेरा जीरो। जीरो इसमें इनपुट करते नहीं है कभी, जा सकते हैं एक्स की वैल्यू कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो सबसे पहली कंडीशन बताओ, ये जो डोमेन है एक्स है, तो एक्स वाला सेक्शन जो डोमेन वाला सेक्शन है, वो डोमेन कहां से कहां होगा बताओ। डोमेन होगा आपका जीरो से इनफाइनाइट। जीरो पे हम पहुंचते नहीं है, ऐसा मानते कि भाई जीरो के नजदीक जाएगा, लेकिन जीरो नहीं पहुंच पाता है कभी। ठीक है, क्लियर है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, आउटपुट क्या आ रहा है, जिसको मैं कहूंगा कोडोमेन। कोडोमेन वाला सेक्शन, जो रेंज वाला सेक्शन भी कह सकते हैं, ये कहां से कहां, अब मैं बोलूंगा ये कहां है, माइनस इनफाइनाइट है, और ऐसा कहां तक जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक ये जा रहा है कहीं ना कहीं। क्लियर है, तो इसका मतलब कोडोमेन क्या आ गया मेरे पास, दैट इज रियल नंबर, और रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, ये जो ए है बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेस जो ए है, ये पहली कंडीशन वन नहीं होगा, नेवर इक्वल टू वन। क्लियर है, वन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, ये जो हमारा ग्राफ बना है, ये जो ग्राफ बना है, ये जो ए की कंडीशन है, ये ए है कहां से कहां, जीरो से वन के बीच में है, जीरो से वन के बीच में है। ठीक है, क्लियर है। अब आपको पता चला भाई ये ए वन नहीं होगा, और ए कहां से कहां दे रखा है, जीरो से वन। ये ग्राफ इस कंडीशन में बना है, ये ग्राफ इस कंडीशन में बना है। अब आप बोले सर ए वन से ज्यादा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ए वन से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, उसकी कोई शर्त नहीं है, लेकिन मैं इसको भी एक बार क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, और इस ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, आपको पता है ए वन नहीं होगा, और ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। ये भी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इस पर ध्यान देते हैं। अब इस पर ध्यान दिया है, तो ये वाला जो लॉग का फंक्शन है, ये कैसे बनाए, अगर इसको आप अगर ऑब्जर्व करें, तो ये जो फंक्शन बनाए, ये उस कंडीशन में बनाए जब ए क्या है, जीरो से बड़ा है और वन से क्या है, कम है। ये उस कंडीशन के अंदर लॉग है। अगर आप क्या कर देते हैं, ए इज ग्रेटर देन वन हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आने लग जाएगा। समझ पा रहे हो, अगर ए कौन सा केस आ जाता है, ग्रेटर देन क्या आ जाता है, वन आ जाता है, तो उस कंडीशन में ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा लॉग का। क्लियर है, तो चीजें बदल जाएंगी। तो यहां पर जो ग्राफ बनाया है मैंने, कौन सी कंडीशन में बनाया है, ए जीरो और वन के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, उस कंडीशन को मैंने लॉगरिथमिक ग्राफ बोला है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं, तो लॉग फंक्शन सही मायने में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, इनवर्स होता है। ये लॉग है क्या चीज, कोई पूछे लॉग क्या है, तो मैं बोलूंगा लॉग कुछ नहीं है, लॉग इनवर्स फंक्शन है किसका, ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल में भी मैं बात करूं ए की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ए की पावर एक्स का क्या है, ये इनवर्स है लॉग। तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी निकालना पड़ेगा, तो मैं लॉग का उल्टा कर दूंगा, और लॉग का उल्टा जो भी है वो मेरा क्या है, यहां से कोडोमेन डोमेन ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये मेरा लॉग फंक्शन हो गया। अब लॉग एज ए प्रॉपर्टी देखें तो आपको पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, लेकिन फिलहाल एज ए फंक्शन पढ़ करके हम इतना ही छोड़ रहे हैं इसको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट किसकी तरफ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ जाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर मैं बात करूं इस जगह से ए की पावर एक्स, कोई पूछे y बराबर ए की पावर एक्स,
y बराबर a की पावर x, तो y बराबर a की पावर x नथिंग, इट इज जस्ट अ इनवर्स ऑफ लॉग फंक्शन। ये लॉग फंक्शन का क्या है, इनवर्स है। अगर ये लॉग फंक्शन का इनवर्स ऑफ लॉग फंक्शन, इनवर्स ऑफ लॉग फंक्शन, भाई इनवर्स ऑफ लॉग फंक्शन, भाई लॉग फंक्शन का उल्टा है, तो इसका मतलब लॉग वाली कहानी उल्टी कर दो। सबसे पहली कंडीशन a 1 नहीं होगा, दूसरी कंडीशन a ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। अब उसमें भी दो रेंज आ सकती हैं, आपको पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसमें इनपुट क्या कर रहे थे, जब आप उसको चेक करेंगे तो उसमें इनपुट में क्या था, 0 से लेके इनफाइनाइट तक का कोई वैल्यू था, और आउटपुट क्या आ रहा था आपके पास, ऑल रियल नंबर आ रहा था। तो यहाँ पे उल्टा हो गया। अब x की जगह क्या रखेंगे, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो x क्या है मेरा, डोमेन, तो डोमेन सेक्शन क्या हो गया, चेंज ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर मतलब कहां से कहां, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, और y क्या हो जाएगा मेरा, कोडोमेन वाला सेक्शन हो गया। और कोडोमेन वाला सेक्शन है तो बताओ कहां से कहां आएगा, इसका आउटपुट हमेशा आएगा माइनस इन, ये जो आंसर आएगा 0 से इनफाइनाइट की तरफ आएगा आंसर। क्लियर है। अब ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं। ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैंने किया है इसका, तो क्या आएगा देखो, x y। अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ठीक है। मैं ऐसे भी बना सकता हूं और ऐसे भी बना सकता हूं। अभी जो ग्राफ बनेगा इस कंडीशंस में, ये कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर। अब आप बोले सर ये किसका कौन सा ग्राफ है, अब ये a की पावर x में भी पर्टिकुलर बात करें, जब मेरे पास जो a है अगर वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो, a क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, उस कंडीशन में ऐसे बनेगा। a ग्रेटर देन 1 में ये इस कंडीशन में आपका ग्राफ बन जाएगा। लुक लाइक दैट इट इज e की पावर x, और e की पावर x में और a की पावर x में क्या अंतर है, e यूलर नंबर है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7। ठीक है। तो 2.7 के नियर होता है, तो वो वैल्यूज अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अगर कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाए, चेंज कैसे हो जाए, लुक लाइक दैट इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो कहानी कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी, ऐसे आने लग जाएगा ग्राफ। माफ करिए, ग्राफ कैसे आने लगेगा, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं, कुछ इस तरीके से ग्राफ आने लगेगा। क्लियर। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको समझ में आना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन में, जब a 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और ये a 1 से बड़ा होगा, तब उस कंडीशन में ऐसा होगा, जो कि e की पावर x के ग्राफ को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो यहां से हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी क्या कर लिया बच्चों, अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है। अब आता है लास्ट, एलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है। एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन। ठीक है। अब इसको पढ़ने वाला है नेक्स्ट। एलजेब्रिक फंक्शन में जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है। बहुपदीय फलन जिसमें कई सारे आपके पास पद होने वाले हैं। ठीक है। उसी से हम समझेंगे भाई क्यूबिक फंक्शन क्या होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, लीनियर फंक्शन क्या होगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिखा है, y बराबर ए एन एक्स की पावर n, ए एन माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने x की पावर n लिया है और उसका कोई कोफिशिएंट ए एन मान लिया। ठीक है। सेम एज मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसको, ए एन माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 2, और ये सीक्वेंस रन करेगा, और कहीं जा करके अगर मैं आपके सामने लिखूं, ये लास्ट में जाके पहुंचेगा ए 3 एक्स की पावर 3, ए 2 एक्स की पावर 2, ए 1 एक्स की पावर 1, और ए 0। क्लियर है। तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन को मैंने लिखा है आपके सामने। तो कौन सा लिखा है, सबसे पहले अलजेब्रिक के अंदर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, ये मैंने लिख दिया आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। तो बच्चों जो मैंने लिखा है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो y मेरा कौन सा फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फलन। ठीक है। ये मेरा कौन सा फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर आप हायर मैथ्स उसमें कहते ना क्लास 12 के अंदर जाएंगे आप लोग, तो उसके अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ये हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, साथ के साथ कंटिन्यूटी को तो शो करेंगे ही करेंगे, और डिफरेंशिएबिलिटी को आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो आपके पास फैसिलिटी मिल जाती है पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, दीज पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, तो इनको मैं कह सकता हूं भाई कौन सा फंक्शन है मेरे, कंटिन्यूअस फंक्शन है।
कंटिन्यूटी को शो करते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर, ऐसा कह सकता हूं। अब इसी में से ना टुकड़े करूंगा छोटे छोटे से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लिया, y बराबर, अगर मैं इतना इतना पोर्शन ले लेता हूं ये वाला, ठीक है, तो ये क्यूबिक कहलाएगा मेरा। ये मेरा कौन सा पोर्शन कहलाएगा? क्यूबिक। पावर 3 है ना, तो पावर 3 के लिए मैं क्यूबिक वर्ड इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो ये वाला कौन सा पोर्शन हो गया मेरा? क्यूबिक हो गया। तो क्यूबिक की इक्वेशन आप पढ़ेंगे अभी आगे चल के, ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, आपके दे भी रखा है y बराबर एक्स की पावर क्यूब, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? क्यूबिक हो गया, पावर 3 वाला, ठीक है। अब मैंने आपसे बात करी भाई, अगर मैं इस जगह बात करूं, अगर इसमें से पावर 2 वाला ले लेता हूं तो क्या बात करूंगा? a2x की पावर 2, a1x, a0। तो ये क्या हो गया बताओ? इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक, बोला जाएगा क्वाड्रेटिक आती है। और इसी में अगर मैं लिखता हूं y बराबर, इस तरफ लिख लेते हैं, इस तरफ थोड़ा सा वर्किंग नहीं कर रहा है, y बराबर a1x प्लस a0, तो इसको मैं बोलूंगा बच्चों दैट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। कौन सा फंक्शन? लीनियर। लीनियर का मतलब हो गया भाई पावर 1 है उसको लीनियर कहा जाएगा, ठीक है, लाइन वाला फंक्शन हो गया, ठीक है। और साथ की साथ अगर इसमें x की पावर 0 हो जाती है तो y बराबर a जो पोर्शन है उसको मैं कह दूंगा भाई एक तरीके से कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट। क्लियर है? ये मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो ये कांस्टेंट फंक्शन की कहानी आ गई। क्लियर? अच्छा, लीनियर फंक्शन में अगर ये कांस्टेंट वाला पार्ट क्या हो जाता है हमारा, अगर 0 हो जाता है तो समटाइम इट कैन बी रिटन एज आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमारा कौन सा फंक्शन कहलाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। अगर क्या हो जाए बताओ, यहां से अगर मैं बात करूं a वाला पोर्शन क्या हो जाए? 0 हो जाए, कांस्टेंट वाला पोर्शन क्या हो जाए? 0, तो ये आइडेंटिटी भी कहेंगे इसको। तो यहां से हम लोगों ने एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में बात करी थी बच्चों। एल्जेब्रिक फंक्शन आपको अच्छे से समझना है। तो पॉलिनोमियल के अंदर कुछ सब पार्ट्स हैं जिसमें हम लोग काम करेंगे, ठीक है, जो मैंने लिख लिया आपके सामने। क्यूबिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब बात करेंगे इसी में पीस वाइज फंक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पीस वाइज। तो एल्जेब्रिक के अंदर जो दूसरा पार्ट आता है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन ये क्या होता है बताओ? ऐसे फंक्शन जो टुकड़ों में चलते हैं, पीस वाइज फंक्शन जो टुकड़ों में चलेंगे उनकी तरफ हम लोग बात करते हैं। इसमें आता है सबसे पहले आपके पास साइनम फंक्शन। अब साइनम फंक्शन होता क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका ग्राफ बनाएंगे, डोमेन, रेंज सब डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं आपके सामने तो ये इस तरीके का फंक्शन होगा। y बराबर क्या होगा? यहां से ध्यान से देखना, तो y बराबर होता है इस जगह से, देखो अगर समझना चाहें तो, या फिर और थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से बात करें तो y बराबर एफ ऑफ एक्स, और ये बराबर होगा कुछ इस तरीके से। यहां पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपकी 1। कब? जब x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। यहां पे मिलेगा -1 जब x क्या होगा? लेस देन 0 होगा। और 0 मिलेगा कब? जब x बराबर क्या होगा? 0। तो ऐसे फंक्शन को हम साइनम फंक्शन कहते हैं। अभी मैं आगे चल के और बताऊंगा, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन के फॉर्मेट में भी लिखा जाता है, उसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी काम करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई ग्राफ ड्रॉ करते हैं फटाफट, ठीक है। ये x एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस? y एक्सिस, ठीक है। y डैश नेगेटिव और ये नेगेटिव x। क्लियर है? तो नेगेटिव साइड में। अब बढ़ते हैं आगे। x बराबर 0 पे ग्राफ क्या है बताओ? x बराबर 0 पे ग्राफ क्या है? 0। ये तो x बराबर 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है। इसके आगे x की वैल्यू जब 0 से ज्यादा है, इस तरफ x की वैल्यू क्या है? जब 0 से ज्यादा है, ये वाली कंडीशन। तो ये क्या आंसर कर रहा है आपको? 1 आंसर कर रहा है। लेकिन 0 पे 0 नहीं कर रहा है, इसका मतलब मुझे ना इसको एक्सेप्ट, इसको ना छोड़ करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, इस तरफ। क्लियर है? अब आप इस इंटरवल को देखेंगे ना ध्यान से, तो इस इंटरवल में मैं बोलूंगा x ग्रेटर देन क्या है?
और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 1 है। क्लियर है, समझ पा रहे हो? तो ये कौन सा इंटरवल शो कर रहा है, कहीं ना कहीं x ग्रेटर देन 0 वाला इंटरवल है। यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। और x जब लेस देन 0 है मतलब 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव साइड में जाएंगे तो हम लोग क्या वैल्यू मिल रही है मुझे इस तरफ -1 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा कंडीशन है, x लेस देन 0 है इस कंडीशन में। तो आप देख पा रहे हैं ये जो मेरा ग्राफ बन रहा है वो साइनम फंक्शन का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब साइनम फंक्शन के बारे में कोई बात करना चाहे कि सर इस फंक्शन को डोमेन और रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दीजिए, तो मैं इस जगह बोलूंगा डोमेन में तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर मतलब -∞ से +∞ का कुछ भी पुट कर दीजिए। हाँ, अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ क्या करना है मुझे, रेंज की बात करनी है, तो रेंज क्या हो जाएगा इस जगह से, रेंज कोडोमेन, ठीक है। तो ये आउटपुट आपको सिर्फ क्या करता है 3 ही देता है, इसलिए मुझे इसको सेट के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या देगा, या तो 0 देगा, -1 देगा, +1 देगा। तो सेट के अंदर कोई ऑर्डर सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं होता। तो आपका आंसर आ गया 0, -1, 1, दैट इज योर रेंज। क्लियर है? तो ये रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। अब बात आती है क्या इस फंक्शन को कुछ और भी लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको हम बात कर सकते हैं साइनम फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, मैंने इसलिए नहीं बताया इसको अभी आगे, इसको लिखा जा सकता है y बराबर mod x अपॉन x। अब ये मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि अभी तक हमने मॉडुलस फंक्शन नहीं पढ़ा। अब मॉडुलस नहीं पढ़ा है इसका मतलब इसको मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप क्या करिए, नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन पढ़िए, तब आपको ये कहानी समझ में आएगी। तो साइनम फंक्शन कैन बी रिटन एज mod x अपॉन x। क्लियर है? तो नेक्स्ट पीस वाइज फंक्शंस में आता है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड फंक्शन, ठीक है। क्लियर? तो नेक्स्ट बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस p एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। मापांक फलन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मॉडुलस फंक्शन की तरफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और रिप्रेजेंट कर रहा हूं y बराबर mod x, ठीक है। और mod x भी कैसे काम करता है देखो, सबसे पहले mod x के बारे में अगर जाना है तो mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब mod की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 या 0 से बड़ी आएगी, ठीक है। अब 0 तो तब आती है जो मिनिमम कंडीशन में है, बाकी का वैल्यू इससे क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब मैंने बोला इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो इसको और एक्सप्लेन करते हैं तो क्या आता है देखो, x आती है कब, जब x ग्रेटर देन क्या होता है 0, और -x आती है कब, जब x लेस देन क्या होता है 0। अब कुछ के दिमाग में आ रहा है सर आपने तो बोला mod x क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और आप तो कह रहे हो ये नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव, अरे ये नेगेटिव नहीं है, अगर मैंने नेगेटिव पुट किया तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेगा बताओ, ये नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक और माइनस का साइन आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये फंक्शन बनता है। अगर कोई जानना चाहे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने y बराबर mod 2 लिखा तो क्या वैल्यू आएगी, 2 आएगी। y बराबर अगर मैंने -1 लिखा, mod -1 लिखा, तो ये क्या करेगा, माइनस, ऑलरेडी मैंने नेगेटिव टर्म लिखा है, अगर नेगेटिव टर्म रखूंगा x की जगह तो ऑलरेडी एक और -x आ जाएगा। इसका मतलब यहां से माइनस ऑफ -1 एंड योर आंसर इज 1। क्लियर है? तो ये आंसर ऑलवेज क्या करेगा, आपको पॉजिटिव आंसर करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब mod x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब आपने बोला ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ बना लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और बहुत अच्छा ग्राफ बनता है इसका, बिकॉज ऑफ विक्ट्री साइन का जो ग्राफ होता है वो किसका होता है, हमारा मॉडुलस का ग्राफ होता है, विक्ट्री वाला, ठीक है। अच्छे से समझते हैं आप विक्ट्री को, ठीक है, ठीक है। ये x ये y। अब आप बोलेंगे सर x की जगह अगर 0 रखता हूं, x की जगह क्या रखता हूं, 0 रखता हूं, तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? अब x की जगह अगर मैंने 1 रखा तो क्या आंसर आएगा, देखो x की जगह 1 रखने पर मेरा आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर? x की जगह 2 रखने पर अगर यहाँ 1 रखा तो मेरा 1 आंसर आ गया। क्लियर है? ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 2 रखा तो क्या आ गया, 2 आ गया इस जगह। क्लियर? कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आती रहें, ठीक है। तो ये मेरा 2 वाला सेक्शन हो गया, 2 रखने पे 2 आ रहा है, 1 रखने पर 1 आ रहा है, और 3 रखने पे क्या आएगा, 3। इसी हिसाब से हाँ, -1 रखता हूं तो भी आंसर क्या आता है, +1 आता है। -2 रखता हूं तो भी क्या आता है आंसर, +2 आता है।
तो आपने ऑब्जर्व किया ये ग्राफ कैसे रन कर रहा है, ये ग्राफ कुछ ऐसे रन करेगा बच्चों, ध्यान पूर्वक देखना। ये कुछ इस तरीके से विक्ट्री का साइन है, तो ये जो विक्ट्री वाला साइन है, ठीक है, ये जो विक्ट्री वाला साइन है, ये हमारा ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है, मॉडुलस होता है, ठीक है। अब यहां पे अगर कोई जानना चाहे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहां पर ये चेंज हुआ है, इसको मैं बोलूंगा भाई इस जगह डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अब वैसे कंटिन्यूअस फंक्शन है लगातार, ठीक है, आप एक जगह से शुरू करिए, ग्राफ बनता चला जाएगा, दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। पिछला वाला जो साइनम फंक्शन था वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं था, क्लियर है। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। साथ के साथ और क्या जानकारी इस जगह से निकाल सकते हैं, हाँ एक और केस इस जगह से क्या निकाल सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए, और वो है अगर कहीं दे रखा है, अगर कहीं दे रखा है mod x इज लेस देन इक्वल टू a, तो अगर इस केस को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू a बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a। तो एक तो ये कंक्लूजन अपने दिमाग में रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार, ठीक है, ये आपके आगे काम आएगा कंपटीशन में, ठीक है। दूसरा जो केस आता है इस जगह से, ये भी याद रख लेना कि भाई mod x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस a। एक दूसरा कंक्लूजन ये आता है, ये और आप स्टार लगा करके है ना अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि मॉडुलस की दो वैल्यूज है जिसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे अच्छे से समझेंगे। हालांकि देखो मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी है ना ये वाली, अभी इसी को मर्ज करते हुए एक प्रॉपर्टी हम तैयार करेंगे जो हमारे किसमें काम आने वाली है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर काम आएगी, जहां पे हम लोग क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इसको यूटिलाइज करेंगे, और वो भी किसके अंदर, वहां भी हम लोग मॉडुलस निकालते हैं लेकिन किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो प्रॉपर्टी काम आने वाली है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, क्लियर है। तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप क्या करिए, मॉडुलस फंक्शन को समझ लीजिए, अच्छा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, पीस वाइज में तो इसलिए कि भाई टुकड़ों में चलता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर x देगा आंसर जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और लेस देन 0 होने पर -x आंसर कर देगा, क्लियर। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, थर्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थर्ड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है, शॉर्ट में बात करें तो GIF कहते हैं इसको। और है ना ये फंक्शन, अगर कोई जानना चाहेगी सर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कुछ आपको याद दिलाएगा किसी ब्रैकेट जैसी, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटरवल्स नहीं होंगे, सिंपल कोई टर्म होगा तब ये GIF होगा। अगर कॉमा लगा कर कुछ लिख दूंगा तो इंटरवल हो जाएगा, क्लियर। यहां से तो y बराबर क्या हो गया मेरे पास, mod x हो गया, ठीक है, नहीं GIF फंक्शन। अब GIF फंक्शन का मतलब क्या होता है समझना चाहे तो बहुत कुछ डेफिनेशन होती है, लेस देन इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू फंक्शन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मैं बोलूंगा बच्चों इसको ऐसे कह सकता हूं कि ये जो फंक्शन है y बराबर mod x, ये GIF फंक्शन, मैं बोलूंगा भाई ये क्या करता है, इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तुरंत बाईं तरफ जो इंटीजर नजर आएगा उसको क्या कर देगा, आपको आंसर कर देगा, ठीक है। दूसरा मैं इसको और एक्सप्लेन करूं तो लेस देन इक्वल टू फंक्शन भी कहते हैं इसको, लेस देन इक्वल फंक्शन, क्लियर है। या तो कम आंसर देगा या बराबर का आंसर देगा, ठीक है, लेस देन इक्वल, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं वैल्यूज लेकर के, तो क्या क्या वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ठीक है। अगर मैंने आपके सामने कुछ वैल्यू लिखी y बराबर JF के अंदर 1 लिख दिया, तो पहली बात तो आंसर क्या करेगा, इंटीजर देगा। अब इंटीजर देगा तो 1 तो ऑलरेडी इंटीजर है, इसका मतलब 1 ही दे दिया। अब मैंने रखा इस जगह 1.1 रख दिया फॉर एग्जाम्पल। अब सोच रहे हैं इस बात को गहराई से, जब मैंने 1.1 लिखा तो आप नंबर लाइन बनाएंगे तो इधर 0 आया, इधर 1 आया, इधर कौन आएगा 2, और कहीं यहां पर होगा 1.1। तो लेफ्ट में इंटीजर कौन सा है, तो लेफ्ट में इंटीजर कौन है 1, तो आंसर क्या करेगा 1 करेगा, क्लियर है। अगर मैंने आपके सामने लिख दिया y इक्वल टू
2.9। अब 2.9 को गहराई से सोचें, 2.9 अगर देखें तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा और इधर नियर कहीं 2.9 होगा। अब नियर में इंटीजर देखे तो 3 आएगा, लेकिन लेफ्ट वाला इंटीजर देता है, कौन सा देता है? लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाला देगा तो क्या आंसर करेगा? 2 ही आंसर करेगा। क्लियर है? यस और नो? तो ये आपको ध्यान पूर्वक देखना है, जीआईएफ की जो खास बात है। हाँ तो बच्चों, अगर मैं जीआईएफ के अंदर अगर नेगेटिव में कोई वैल्यू रखता हूं, सोच के देखना इस चीज को, ये बात समझ में आएगी। इमीडिएट लेफ्ट में देता है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो अगर मैंने y बराबर रखा, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, दैट इज -0.1, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्यों होगा? क्योंकि है ना नेगेटिव में वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ठीक है। अगर है ना जीआईएफ के अंदर मैं नेगेटिव में कोई वैल्यू रखता हूं तो क्या होगा? देखो यहां मैंने 0 रख दिया, यहाँ पे कौन होगा? -1 होगा। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान से देखो, 0.1 कहीं यहाँ पर लाई करेगा 0.1, और माइनस के अंदर तो यही लाई करेगा। क्लियर है? तो अब ये बताओ लेफ्ट में इंटीजर कौन है? लेफ्ट में इंटीजर है -1, तो ये आंसर क्या करेगा? -1 आंसर करेगा। क्लियर? तो आपको जीआईएफ के बारे में पता चल गया होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू फंक्शन, भाई काम कैसे कर रहा होता है। अब इस फंक्शन का एक दूसरा नाम होता है स्टेप अप फंक्शन। भाई स्टेप अप फंक्शन क्यों करते हैं? इसको कहते हैं, इसके ग्राफ को देखते हुए इसको क्या बोला जाता है? स्टेप अप फंक्शन। मतलब ऐसा लगता है सीढ़ियां चढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो ग्राफ जब बनाएंगे तो वहां से आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। कैसे? देखो, अब देखो इस ग्राफ को जब मैं बनाऊंगा तो सोचना, देखो ये वाला मेरा पोर्शन हो गया एक्स एक्सिस वाला, ये कौन सा वाला हो गया? वाई एक्सिस वाला, ठीक है। ये एक्स डैश मतलब नेगेटिव साइड ऑफ एक्स, और ये मेरा नेगेटिव साइड ऑफ वाई। क्लियर? अब समझ रहा, अगर मैंने जीआईएफ के अंदर 0 रखा, सोच के देखना इस चीज को गहराई से, अगर मैंने 0 रखा तो बताओ क्या आने वाला है? 0 ही देगा आंसर। तो जर्नी 0 से शुरू हो रही है। अगर मैंने क्या रखा? 0.1 रखा, तो 0.1 के अकॉर्डिंग भी क्या आंसर करेगा? 0 ही आंसर करेगा। इमीडिएट लेफ्ट में इंटीजर कौन है? 0। और y की जगह 0.9 भी रखा तो क्या आंसर करेगा? ये आपको 0 ही आंसर करेगा। और जैसे ही मैंने 1 रख दिया, क्या आंसर देना शुरू कर देगा? ये 1 आंसर देना शुरू कर देगा, ठीक है। और फिर मैंने जैसे ही 1.2 लिखा, 1.3 लिखा, स्टिल इट विल गिव यू आंसर 1, ठीक है। ये 1 आंसर करेगा, इस जगह 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसी हिसाब से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर ध्यान से देखना, ये इंटरवल 0 से लेकर के, अब ये मेरा था पूरा एग्जैक्टली 1 था, 1 पे हम लोग गए नहीं है, 1 को छोड़ दिया गया है। उस दौरान ये क्या आंसर कर रहे हैं? आपको 0 ही आंसर कर रहे हैं। क्या आंसर कर रहे हैं? 0 आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने 1 रखा तो 1 आ गया, 1.3 रखा तो 1 आ गया, ठीक है। अगर मैं 1.2 रखूंगा इसके अंदर तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1.9 रखूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और जैसे ही मैंने 2 रख दिया, क्या आना शुरू कर देगा? 2 आना शुरू कर देगा। क्लियर है? अब इन सब बातों का क्या मतलब रहा? इन सब बातों का मतलब ये रहा कि मतलब है ना, जैसे 1 से मैं शिफ्ट करूंगा, 1 से आगे वाले इंटरवल में कहां तक की बात करूं, फॉर एग्जांपल 2 तक की बात करता हूं इस इंटरवल में, तो ये शिफ्ट हो जाएगा तुरंत किस पर? 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब 1 रखते ही 1 आंसर करना शुरू कर दिया इसने, और 2 जब तक नहीं लिखा है, मतलब 2 के क्लोज गए तब तक इसने क्या आंसर दिया है? 1 ही आंसर दिया है। और जैसे ही मैं 3 रखना शुरू करूंगा, एग्जैक्ट जैसे मैंने क्या रखना शुरू किया? एग्जैक्ट 2 रखना शुरू कर दिया, ये तुरंत शिफ्ट कर गया किस पर? 2 पर शिफ्ट कर गया, तो ये 2 आ गया। क्लियर है? यहां से तो यहां से तुरंत शिफ्ट करने पर मेरे पास क्या आ गया? 2 आंसर आ रहा है। क्लियर? तो यहां पे 2 आंसर आने लग गया। तो आप इसको ना ऑब्जर्व करें तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेप अप सीढ़ियां चढ़ रही हैं, ठीक है। इस तरीके का फंक्शन है। क्लियर? तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है इस जगह से। और सेम इस जगह बात करें नेक्स्ट नेगेटिव साइड्स में, अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव साइड में देखेंगे तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दिया था, वाई की जगह रखते हैं -0.1, तो ये क्या आंसर करता है? ये -1 आंसर करता है। मतलब इस इंटरवल में -1, अब -1 कहाँ होगा? कहीं यहाँ पे -1 होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ये -1 हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा? 0 पे नहीं, 0 पे तो 0 आएगा, लेकिन 0 को छोड़ते हुए इस इंटरवल में क्या आंसर करता है? आपको क्या आंसर करता है बताओ? 0 को छोड़ते हुए, 0 शामिल नहीं है। इसको मुझे थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। और क्या स्मार्टली हैंडल करना है? देखो इस जगह से, हाँ ये केस था, -1 नहीं होगा, छोड़ते हुए इस तरफ आंसर आएगा। क्लियर है? ये मेरा क्या है बताओ? -1 तक। सेम कहानी कहाँ पे? इस इंटरवल में अगर मैं जाऊंगा तो सेम -2 आएगा और -2 को छोड़ते हुए। तो ये ऑब्जर्व आप कर रहे हैं इस जगह से, इस ग्राफ को, सेम कहानी आगे चलेगी। और ये अपना पॉइंट कौन सा आ गया था? -2 आ गया था। सेम कहानी आगे रन करेंगे तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो गया हमारा? स्टेप अप फंक्शन हो गया। स्टेप अप फंक्शन मतलब एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौड़ी। ऑब्जर्व करो, स्टेप अप चढ़ते जा रहे हो, 1% है, चढ़ता हुआ जा रहा है इस जगह से।
क्लियर है? स्टेप अप स्टेप डाउन, क्लियर है? तो इस फंक्शन को मैं स्टेप अप फंक्शन भी कह सकता हूं। कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता, होता है तो कंटिन्यूअस किस में रहता है? नॉन इंटीजर्स वैल्यू पे कंटिन्यूअस होता है, इंटीजर्स वैल्यू पे क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूस, कहते हैं ना, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, कंटिन्यूटी को शो नहीं करता है। क्लियर है? डिफरेंशिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस पे क्वेश्चन बनता है, जो आप लोग आगे हर मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से मैंने किसके बारे में पढ़ लिया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बच्चों पढ़ लिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि मैंने काफी हद तक आपको एक्सप्लेन किया है, समझ में भी आया होगा आपको। क्लियर? और अगर हम बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन भी होता है y बराबर x, ठीक है, y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर x अगर अपन रखते तो कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन को मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, अभी कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ये आप बहुत देखते हैं। आइडेंटिटी मतलब जैसे रिलेशन होता है आइडेंटिटी, इस हिसाब से आइडेंटिटी फंक्शन होता है। y बराबर x को अपन क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। या फिर बात करें एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, अब तो बराबर ही है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर मैंने बात करी, ग्राफ बना दिया, तो ये कहानी बड़ी सिंपल चलती है। ठीक है, अगर x की जगह आप 0 रखेंगे तो आंसर भी 0 आएगा। 1 रखेंगे, इधर 1 रखा तो इधर भी 1 आ गया। -1 रखा, इधर -1 रखा तो आंसर भी क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। तो मतलब ये ग्राफ ऐसे रन करता है, ये ग्राफ ऐसे रन करता है कि भाई ऐसे सीधे रन करेगा। थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। क्लियर? अगर ये मेरा कौन सा है? एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, तो y बराबर एक्स। क्लियर है? अब ये y बराबर एक्स तो है ना, ये वो फंक्शन हो गया जो लीनियर फंक्शंस के अंदर आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे इसको, क्योंकि आप लोग के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिलेबस में है, तो वहाँ डिटेल पढ़ लेंगे इसको। तो स्लोप क्या होता है, थीटा वगैरह, ये सब पढ़ लेंगे। y बराबर mx प्लस c से अभी तो मैं बता सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 45 डिग्री है, ठीक है, स्लोप कितना हो गया? 1 हो गया, जो टेन थीटा होता है। क्लियर है? तो वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।